आज हम लोग प्रबंध के उद्देश्य पढ़ते हैं। मैंने आपको अभी तक इस चैप्टर में प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रबंध का महत्व और भारत में प्रबंध की आवश्यकता, ऐसे 5 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आज हम इसके और 2-1 क्वेश्चन समझते हैं। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया है मतलब किसी भी चीज के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंध आवश्यक होता है। मतलब अगर आप किसी चीज का प्रबंध कर रहे हो तो उसके पीछे आपका कोई उद्देश्य है। उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं, यानी कोई भी कार्य का जो परिणाम होगा वही तो आपका उद्देश्य था। आप साल भर पढ़ाई करते हो, उद्देश्य क्या है? पास होना, 80% लाना, 90% लाना या सिर्फ पास होना। तो उद्देश्य किसी भी क्रिया का अपेक्षित परिणाम होता है। प्रत्येक प्रबंध की क्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। मतलब जो प्रशासन जो होता है ना, वो उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उद्देश्य डिसाइड करता है, जिनकी प्राप्ति के प्रयास प्रबंध द्वारा किए जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध द्वारा प्रयास किए जाते हैं। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य व्यवसाय के मूल प्रयोजन से प्राप्त होते हैं। मतलब व्यवसाय के जो भी प्रयोजन होते हैं उसके उद्देश्य, प्रत्येक संगठन के उद्देश्य व्यवसाय के प्रयोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। उद्देश्य व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार भिन्न होते हैं। बड़े व्यवसाय के उद्देश्य अलग होते हैं, छोटे व्यवसाय के उद्देश्य अलग होते हैं। प्रबंध के विद्वानों के प्रबंध के उद्देश्यों को भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा है। मतलब आपको उद्देश्यों के बारे में समझाया गया है। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। उद्देश्य 3 प्रकार के रखे गए हैं। संगठनात्मक उद्देश्य, संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करना और उन्हें पूरा करवाने के लिए प्रबंध उत्तरदायी होता है। जो संगठन होता है ना, उसके उद्देश्यों को निर्धारित करना और उसे पूरा करने के लिए प्रबंध उत्तरदायी होता है। मतलब प्रबंध का ही जवाबदारी होती है। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की जवाबदारी किसकी होती है? प्रबंध की। संस्था के सभी हितग्राहियों, संस्था के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे संस्था का हित है, के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करने होते हैं। ठीक है। व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखना, व्यवसाय बना रहे, सतत लाभार्जन करना, कंटिन्यू लाभ होता रहे, उसमें वृद्धि करने के लिए प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। ये एक छोटी सी बात है। अब संगठनात्मक उद्देश्य नंबर 1 पे क्या है? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। मतलब प्रबंध का संगठन के प्रति पहला उद्देश्य क्या है? संगठन मतलब एक पूरा समूह जहां कार्य हो रहा है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना मतलब कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक माल बनाना। आपकी भाषा में प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम लागत पर अधिकतम और श्रेष्ठ उत्पादन करना है। मतलब कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा उत्पादन करके दिखाना, ताकि बड़े पैमाने पर विक्रय कर मतलब माल बेचकर लाभ की मात्रा बढ़ाई जा सके। और ऐसा कब संभव है? जब उद्देश्य तभी संभव है जब कुशल प्रबंध हो, यानी कुशल प्रबंध से ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो सकता है, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। हम संगठन के प्रति उद्देश्य पढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता का सामना करना। आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रतियोगिता अपने शिखर पर है। बोलने का मतलब अभी वर्तमान में व्यावसायिक प्रतियोगिता बहुत है, लोग एक दूसरे से बहुत कंपटीशन करते हैं। प्रत्येक उपक्रम को अपना उत्पाद बेचने के लिए कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। मतलब उपक्रम को अपना माल बेचने के लिए दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे माल से सामना करना पड़ता है। प्रत्येक प्रबंधक का यही उद्देश्य होता है कि वह ऐसे उपाय अपनाए जिससे उसका माल लागत, किस्म, मूल्य आदि दृष्टिकोण से अन्य उत्पादन से बेहतर हो। मतलब वो ऐसे उपयोग करने चाहिए जिससे उसका माल, उसकी किस्म, उसका मूल्य बाकी लोगों के उत्पादों से अच्छा हो। मतलब कंपटीशन करते आना चाहिए। हमारा माल बाकी के माल से अच्छा होना चाहिए, उसका मूल्य भी अच्छा होना चाहिए, लागत भी अच्छी होनी चाहिए, लागत भी कम होनी चाहिए, मूल्य भी अच्छा होना चाहिए, उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए, किस्म भी अच्छी होनी चाहिए और लोगों को पसंद भी आना चाहिए। व्यावसायिक जटिलताओं का सामना। आधुनिक युग में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन की आवश्यकता होती है। मतलब ये बोलना चाहता है कि आज के युग में अगर आप बड़े पैमाने का उत्पादन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले तो भूमि लगेगी,
मजदूर लगेंगे, पैसे लगेंगे और एक संगठन लगेगा, बहुत सारे लोगों का एक समूह लगेगा। नवीन व्यवसाय की स्थापना करने के लिए और विद्यमान संस्थाओं के विकास में कई वैधानिक औपचारिकताओं का निर्वहन करना पड़ता है। यानी अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या पुराने बिजनेस को विकास करना चाह रहे हो तो आपको कई प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, कई प्रकार की कंडीशंस, कई प्रकार की जटिलताएं, कई प्रकार की कठिनाइयां सामने आती है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या पुराने का विकास करने के लिए। ऐसे में विभिन्न सेवाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से प्रबंधकों की जरूरत पड़ती है ताकि उस सब चीज़ों को साथ में लेकर चले। ठीक है, क्योंकि अपेक्षित सेवाओं के ज्ञान के साथ ही प्रबंध विज्ञान की अच्छी जानकारी रखता है। क्योंकि प्रबंधक जो होता है ना, उसको सारी जानकारी होती है विज्ञान की, टेक्निक की, सेवाओं की, इसलिए प्रबंधक आवश्यक होता है। श्रम समस्याओं का निराकरण, श्रम और पूंजी में समन्वय बनाए रखना प्रबंधक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। श्रम मतलब मजदूर, लेबर, और पूंजी मतलब व्यवसाय में लगाया गया धन, इनमें समन्वय बनाए रखना प्रबंधक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। श्रम उत्पादन का अनिवार्य मानवीय साधन है। श्रम कौन करता है? मानव करते हैं, और बिना मानव के श्रम नहीं हो सकता, और बिना श्रम के आपका उत्पादन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि श्रम उत्पादन का अनिवार्य साधन है। प्रबंध के माध्यम से श्रमिकों को नियोजित किया जाता है, मतलब श्रमिकों के लिए एक प्लानिंग की जाती है, संचालित किया जाता है, उस प्लानिंग का संचालन किया जाता है और उसे नियंत्रित किया जाता है। श्रमिकों को नियंत्रित केवल प्रबंधक ही कर सकता है। प्रबंध के माध्यम से श्रमिक समस्याओं का उचित समाधान खोजा जा सकता है, मतलब आपकी फैक्ट्री में श्रमिकों को जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान खोजा जा सकता है, और उपक्रम को श्रम से असंतोष से बचाया जा सकता है। मतलब श्रमिक लोग संतुष्ट है तो प्रबंधक की वजह से, और प्रबंधक अगर श्रमिकों को असंतोष से बचाता है तो ये तो और भी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, जिस उपक्रम के प्रबंध विशेषज्ञ होते हैं, जहाँ प्रबंध अच्छे होते हैं, वहाँ हड़ताल कभी नहीं होती, तालाबंदी कभी नहीं होती, छुट्टी, अनुशासनहीनता, श्रम समस्याएं कम उत्पन्न होती है। मतलब ऐसी चीज़ें वहाँ कम होती है, और होती भी है तो एक उसका प्रभावी समाधान शीघ्र ढूंढ लिया जाता है। ओके, परंपरागत और नवीन विधियों में समन्वय। ठीक है, एक कुशल प्रबंधक यानी एक अच्छा प्रबंधक का यह उद्देश्य होता है कि वह उत्पादन की परंपरागत मतलब जो चली आ रही है और नवीन टेक्निक जो बाजार में अभी अभी आई है उनमें समन्वय स्थापित करे, समय की मांग के अनुरूप प्रोडक्ट की पूर्ति करे, समय के अनुसार अपनी फैक्ट्री में माल बनाए, नई नई टेक्निकों की खोज करे और पुरानी परंपराओं को भी समन्वित करे। वह उस सीमा तक तकनीक को अपनाता है जहां उपक्रम तक श्रमिकों के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। नवी तकनीक, नई टेक्निक, नई मशीनरी का प्रयोग करना अच्छा है, लेकिन पुराने श्रमिकों पे उसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा ये संगठनात्मक उद्देश्य थे। अब अन्य उद्देश्य, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग करना, उसके पास जितने भी साधन है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करना, उत्पादन के साधनों में समन्वय बनाए रखना, शोध यानी खोज अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, नई नई खोज निकालना, बृहत यानी बड़े उत्पादन का अच्छे से संचालन करना, भविष्य के लिए श्रेष्ठ प्रबंधक तैयार करना, शासन के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करना, समय पे कर वगैरह भरना, व्यवसाय का अस्तित्व कायम रखना, अपव्यय यानी खर्चों को रोककर व्यवसाय के स्वामी को हितों की रक्षा करना। ये संगठनात्मक उद्देश्य है। अब सामाजिक उद्देश्य क्या है? ये जितने भी हमने पढ़े वो संगठन के उद्देश्य थे, मतलब फैक्ट्री के प्रति, संगठन के प्रति, वहाँ काम करने वाले लोगों के प्रति, माल के प्रति उसके क्या उद्देश्य थे हमने पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, आधुनिक युग में प्रबंधक का उद्देश्य व्यवसाय को लाभ पहुंचाना होता है, लेकिन उतना ही नहीं होता, सिर्फ व्यवसाय को लाभ पहुंचाना ही नहीं होता, बल्कि समाज के हितों की रक्षा करना भी होता है। अच्छे प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति सतर्क करते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रबंधक होते हैं ना, वो समाज के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व रखते हैं और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं। प्रबंध के माध्यम से व्यावसायिक उपक्रम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। ठीक है, अच्छे प्रबंधक उत्पादन की ऐसी योजना बनाते हैं कि समाज को कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में समय पर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, सामाजिक उद्देश्य पढ़ने जा रहे। पर्यावरण की रक्षा करना, मतलब जो फैक्ट्री से खराब कूड़ा करकट धुआं निकलता है उसमें कमी लाना और उसे इस प्रकार से एडजस्ट करना कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। समाज के लिए रोजगार के उपलब्ध करवाना, कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण के कार्य करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना,
उपभोक्ता मतलब ग्राहक के हितों का ध्यान रखना, कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय करना, रोजगार उत्पन्न करना, ये सब सामाजिक उद्देश्य है। और आखिरी उद्देश्य उसके अलावा मिलावट और जमाखोरी से बचना, मतलब मिलावट ना करना, माल को जमा करके ना रखना। निवेशक मतलब जो आपकी फैक्ट्री में पैसा लगा रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और आपका माल खरीदने वाले ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनाए रखना और संस्थान में काम करने की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना, यानी आपके संस्थान में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना। और आखिरी में आते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। खुद के प्रति क्या उद्देश्य है? प्रत्येक संगठन अलग अलग प्रकृति आदत वाले व्यक्तियों का समूह है, मतलब हर संगठन एक जैसा नहीं होता, सब में अलग अलग प्रकृति वाले और आदत वाले व्यक्ति होते हैं। संगठन को सेवाएं देने वाले ये व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन का हिस्सा बनकर अपनी सेवाएं देते हैं, मतलब ये अपनी निजी आवश्यकता और अपेक्षाओं को भी पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध भी हो सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति संगठन में काम करते समय इन उद्देश्यों को पाने का प्रयास करता है, मतलब जो व्यक्ति संगठन में कार्य करता है उसको कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य भी होता है। मौद्रिक आवश्यकता यानी खुद के लिए पैसा कमाना, भौतिक आवश्यकताओं मतलब अपनी भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना, इसका भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ वो पर्यावरण, समाज और संगठन के प्रति समर्पित करते, उसके खुद के प्रति भी कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये लोग यह अपेक्षा भी रखते हैं कि इन्हें भविष्य में व्यक्तिगत विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है, प्रबंध को संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों में भी संतुलन समन्वय बनाए रखना आवश्यक है, मतलब खुद के कमाई और खुद की भलाई के बारे में ना सोचते हुए सबके साथ समन्वय करते आना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध की सीमाएं। सीमाएं मतलब आलोचनाएं। सामान्यतः प्रबंध की विशेषता और महत्व पढ़ने के बाद यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक सफलता हेतु एक अचूक अस्त्र मान लिया जाए। मतलब अभी हमने प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी, प्रबंध का अर्थ पढ़ा, प्रबंध के प्रकार, प्रबंध के महत्व पढ़े, भारत में प्रबंध का महत्व पढ़ा, और अभी अभी हम लोगों ने प्रबंध के उद्देश्य पढ़े। कुछ लोग ये पढ़कर ये सोच लेते कि भैया प्रबंध के बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रबंध एक ब्रह्मास्त्र है। ऐसा नहीं। सामान्यतः प्रबंध की विशेषता और महत्व के आधार पर उसके औद्योगिक सफलता हेतु एक अचूक अस्त्र मान लिया जाता है। मतलब यह मान लिया जाता है कि उद्योग की सफलता का अचूक मंत्र, अचूक यंत्र प्रबंध ही है, परंतु यह 100% सत्य नहीं है, यह सही नहीं है। एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते इसके नियम मान्यता पर आधारित होते हैं। ठीक है, और मान्यता स्थायी नहीं रहती, मान्यताएं बदलती रहती है। प्रबंध के कुछ दोष हो सकते हैं, ये अचानक उत्पन्न हो जाते हैं जो उसे सीमाओं में बांध देते हैं। बोलने का मतलब प्रबंध में दोष होते हैं, इस कारण अनेक क्षेत्रों में प्रबंध की आलोचना भी की जाती है। और इस प्रकार हम प्रबंध की आलोचनाएं पढ़ने जा रहे हैं, मतलब प्रबंध की बुराई कर रहे हैं हम लोग। पहली बुराई क्या है उसकी? व्यक्तिगत हित की भावना। जैसे मैंने बोला ना आपको अभी पिछले क्वेश्चन में कि प्रबंध को व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते, मतलब उसको खुद के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, पर कुछ लोग खुद के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं और यही उसकी आलोचना बन जाती है। प्रबंध व्यक्तिगत हित की भावना से अत्यधिक ग्रस्त रहता है, मतलब जो प्रबंधक होता है ना वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, संगठन के, वर्करों के, कर्मचारियों के, ग्राहक के बारे में कुछ नहीं सोचता। इसीलिए कहा गया है प्रबंध व्यक्तिगत हित की भावना से अत्यधिक ग्रस्त रहता है, मतलब वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है। वर्तमान युग में प्रबंधक उद्योग के लाभों की बात में सोचते हैं, पहले व्यक्तिगत हित और प्रगति की आकांक्षा रखते हैं। मतलब वर्तमान में जो भी व्यक्ति उद्योगों से जुड़ा हुआ है वो उद्योगों के बारे में, कर्मचारियों के बारे में बाद में सोचते हैं, भैया पहले अपना पेट भरने की सोचते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी आलोचना है, सबसे बड़ा दोष है। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण। आर्थिक मतलब पैसों की सत्ता। आलोचकों के अनुसार जो लोग प्रबंध की आलोचना करते हैं, प्रबंध के कारण ऊंच नीच, भेदभाव जैसी मनोवृत्तियां पनपती है। बिल्कुल सही है, प्रबंधक ये करता है। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित होता है। उसके हाथ में केंद्रीकरण आने की वजह से, उसके हाथ में सत्ता आने की वजह से ये लोग मनमानी करने लगते हैं, जिससे उपक्रम को हानि पहुंचती है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांतों में स्थायित्व का अभाव। प्रबंध के सिद्धांत एक जैसे नहीं होते,
ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। किस फैक्ट्री में किस अलग सिद्धांत होते, किसी फैक्ट्री में अलग सिद्धांत होते, कहीं पर अलग कहीं पर अलग। आलोचकों का कथन है कि प्रबंध विज्ञान के सिद्धांतों में स्थायित्व का अभाव है। प्रबंध में जो वैज्ञानिक सिद्धांत अपनाए जाते हैं ना, उसमें स्थायित्व नहीं होता। उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन में तीव्र गति से परिवर्तन होते जा रहे हैं। वर्तमान में मार्केट में उपभोक्ता वर्ग, ग्राहक वर्ग अपनी रुचि और फैशन तुरंत निरंतर बदलता रहता है। इसके होने से आज सिद्धांत लागू होते हैं वो कल बेकार हो जाएंगे। अगर आप एक ही सिद्धांत पर अड़िग रहे, चलते रहे लगातार, तो उपभोक्ताओं की रुचि फैशन बदल जाए तो आपका सिद्धांत कुछ काम थोड़ी आएगा। आज का सिद्धांत कल बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होने चाहिए, बदलते रहने चाहिए समय परिस्थिति के हिसाब से, और कई लोग ये नहीं करते, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। मानवीय आचरण की स्वतंत्रता, प्रबंध विज्ञान की एक मानवीय विज्ञान, प्रबंध विज्ञान एक मानवीय विज्ञान है, मतलब ये मानव द्वारा किया जाता है, इसलिए मानवीय विज्ञान है। यह व्यक्तियों से कार्य लेने की कला है। प्रबंध मतलब व्यक्तियों से कार्य करने की कला। मानवीय आचरण किसी ठोस नियम पर आधारित न होकर स्वतंत्र होता है, और मानव का आचरण किसी विज्ञान के नियम पर तो आधारित नहीं होता। मानव का आचरण तो पल प्रतिपल बदलता रहता है। फलतः आचरण और व्यवहार की परिवर्तनशीलता प्रबंध के विकास में बाधक है। मतलब प्रबंध कभी अच्छे विचार से ग्राहकों से मिलेगा, कर्मचारियों से मिलेगा, तो कभी उसका विचार बदल जाएंगे, कभी वो खुद के बारे में सोचेगा, कभी अच्छा आचरण करेगा, कभी बुरा करेगा। उसका एक जैसा आचरण नहीं रहता, क्योंकि वो मानव है और मानव का आचरण कभी एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए इसका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि प्रबंधक मानव तो होता है। देश काल परिस्थितियों में भिन्नता, प्रत्येक देश की व्यावसायिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है, हर देश एक जैसा नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि प्रबंध विज्ञान का कोई सिद्धांत समान रूप से प्रत्येक उपक्रम के लिए लागू सिद्ध हो। मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत बनाए गए सारे उपक्रम के लिए एक जैसे लागू हो जरूरी नहीं है। इसलिए प्रबंध की आलोचना की गई कि भाई प्रबंध के सिद्धांत सभी जगह एक जैसे लागू नहीं हो सकते। छोटे व्यवसाय के लिए अलग सिद्धांत होंगे, बड़े व्यवसाय के लिए अलग सिद्धांत होंगे। ओके।